कॉरपोरेट दुनिया के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती सेहत, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी और मजबूत निर्यात से विदेशी व्यापार को राहत की। लेकिन सबसे पहले बात देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस अहम बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में असमानता बढ़ने के दावे सही नहीं हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के निचले 40% घरों में संपत्ति के स्वामित्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के विश्लेषण के मुताबिक 2011-12 से 2023-24 के बीच भारत के ग्रामीण इलाकों में सबसे नीचे के 40% परिवारों के पास गाड़ी होने की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी तेजी से घटी है। शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ निचले 40% परिवारों के पास अब टीवी है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय परिवारों का खर्च अब केवल बुनियादी जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एसेट बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं। मोटर वाहन यानी गाड़ियां सबसे तेजी से बनने वाली सस्टेनेबल वस्तु बन गई है और ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच का अंतर भी लगातार कम हो रहा है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक उपभोग की असमानता में भी कमी आई है। वहीं ग्रामीण और शहरी खर्च का अंतर भी 84 से घटकर 70% रह गया है। Actual household consumption, sir. Data shows that the bottom 40% of the population is acquiring wealth and assets at a significantly faster rate than the top 20%. This is a data which I will leave for everybody to see. The inequality in asset ownership has massively declined, particularly in urban areas, sir, where the disparity for key assets like motor vehicles and refrigerators has shrunk dramatically. The rural poor, sir, I give you the data here, have experienced a significant growth in purchasing power that defies the incorrect analysis given by the Honorable Member Shri Huda. 2011-12 and 2023-24, ownership of motor vehicles among the rural bottom 40% surged 7-fold, rising from a mere 6.2% in 2011-12 to 47.1% in 23-24. So motor vehicles now has become affordable for the bottom rung also. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि देश अब बिजली की कमी और घोटालों के दौर से निकलकर सरप्लस बिजली उत्पादन और क्लीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ चुका है। पीयूष गोयल के अनुसार पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा की क्षमता 46 गुना बढ़ गई है। इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर देश बन गया है। विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। साल 2014 में जहां विंड एनर्जी कैपेसिटी 21 गीगावाट थी, वो 2025 में बढ़कर 53 गीगावाट हो गई है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। पीएम उदय योजना के चलते बकाया राशि 2022 के 1.4 लाख करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए रह गई है। पीयूष गोयल ने बताया कि देश में बिजली की कमी 2013 के 4.2% से घटकर अब केवल 0.1% रह गई है। नेशनल ग्रिड के कारण भारत ने 250 गीगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग को भी सफलता से पूरा किया है। Our transformation in the power sector has at its core 5 pillars. 1, universal access. Saubhagya Yojana took power to every home. 2, Ujjwala Yojana, energy efficiency. Almost 500 crore LED bulbs were sold under Ujjwala. Then after that the private sales took over. Cost of LED bulbs became almost 90% less. सस्टेनेबिलिटी पे फोकस होने से और एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस होने से कार्बन एमिशन और पोल्यूशन भी कम हो। कुकिंग गैस का मैंने बताया ही कि उज्ज्वला योजना से कैसे सब घरों तक कुकिंग मीडियम बदला और अब पीएम कुसुम योजना से अन्नदाता हमारे किसान ऊर्जा दाता पावर जनरेटर्स बन गए।
अफोर्डेबिलिटी पे भी दूसरा पिलर यूनिवर्सल एक्सेस के बाद अफोर्डेबिलिटी क्या रहा है। अब जीएसटी 2 में सोलर, विंड, बाकी जो क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट है उसकी जीएसटी को भी 12 से 5 कर दिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो 1.5% होता था अब 20% हो गया है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच 489 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पकड़े गए। इनमें जाली पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। इन मामलों में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि सोने चांदी की घरेलू कीमतें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, रुपए के मुकाबले डॉलर की विनिमय दर और टैक्सेस पर निर्भर करती है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और प्रमुख संस्थानों की ओर से सोने की बड़ी खरीद ने भी कीमतों को बढ़ावा दिया है। इन धातुओं की कीमतें बाजार की ओर से निर्धारित की जाती हैं और सरकार इन्हें तय करने में शामिल नहीं होती है। रुपए का अवमूल्यन जारी है। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 90 रुपए 74 पैसे पर रुपया आ गया है। ये 25 पैसे और कमजोर हुआ। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी फंड की निकासी ने रुपए पर दबाव बना रखा है। रुपया 2025 में अब तक करीब 6% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85 रुपए 72 पैसे के स्तर पर था, जो अब 90 रुपए 74 पैसे के लेवल पर पहुंच गया है। देश की विदेशी व्यापार स्थिति में नवंबर के महीने के दौरान बड़ी राहत देखने को मिली। मजबूत एक्सपोर्ट और कुछ प्रमुख वस्तुओं के इंपोर्ट में आई गिरावट के कारण भारत का व्यापार घाटा घटकर 5 महीने में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में गुड्स निर्यात सालाना आधार पर करीब 19% बढ़कर 38 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जो पिछले 6 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। अक्टूबर में एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन नवंबर में इसकी मजबूत वापसी देखने को मिली है। दूसरी ओर इंपोर्ट में मामूली कमी दर्ज की गई। नवंबर में भारत में कुल इंपोर्ट 1.88% घटकर 62.66 अरब डॉलर रहा। इसके चलते व्यापार घाटे में कमी आई और ये 24.53 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले अक्टूबर में हमारा व्यापार घाटा रिकॉर्ड 41.68 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये सुधार ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडियन एक्सपोर्टर्स के बेहतर प्रदर्शन को दिखा रहा है। आयात में गिरावट की सबसे बड़ी वजह गोल्ड के इंपोर्ट में काफी कमी रही। नवंबर में गोल्ड का इंपोर्ट करीब 59% घटकर 4 अरब डॉलर रह गया। इसके अलावा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी 11% घटा और ये 14.11 अरब डॉलर पर आ गया। कोयले के इंपोर्ट में भी काफी कमी हुई है। निर्यात के मोर्चे पर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। नवंबर में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब 24% बढ़कर 11 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। पेट्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करीब 12% बढ़ गया और ये 3.93 अरब डॉलर रहा। इसके साथ ही चाय, कॉफी, काजू, डेयरी प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, समुद्री और चमड़ा प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में गिरावट भी आई। नवंबर के महीने में चावल, तिलहन, कारपेट और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय मांग में उतार चढ़ाव और कीमतों के दबाव को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवंबर का महीना निर्यात के लिहाज से बेहतर रहा और इसने अक्टूबर में हुए नुकसान की भरपाई भी कर दी। चालू फाइनेंशियल ईयर के पहले 8 महीनों यानी अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कुल निर्यात 565 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा है। वहीं सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 270 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये थे कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.